नमस्ते। आज थोड़ा 5-6 मिनट 10 मिनट विलम्ब से आया। 10:05 हो गए हैं और उसके पीछे डिनर करने बैठ गए थे तो खाना खा चुके हैं। आज कोई किस्सा नहीं है सुनाने के लिए। इनफैक्ट आज रेणु जी की पुण्यतिथि है। बिहार के एक लेखक थे फणीश्वरनाथ रेणु, जो बहुत ही कमाल के लेखक थे, अद्भुत लेखक थे। आज पुण्यतिथि है। आज ही के दिन ऊपर लोग इस धरा को, पृथ्वी को छोड़ के आगे की यात्रा में गए थे। उनकी कहानियों का बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन में, मुझे एक्टर बनने में। पटना में था तो उनकी कहानियाँ पढ़ता था। एक कहानी थी उनकी उनकी 3 कहानियों का हमने एक प्ले बनाया था रेणु के रंग के नाम से, जो विजय सर थे हमारे डायरेक्टर, गुरु विजय कुमार वो डायरेक्टर थे, मैं उसका एसोसिएट डायरेक्टर था और एक्टर भी था तीनों कहानियों में। पटना की हमारी टीम थी, मंच करके, 97-98 की बात होगी, हाँ। तो उस 3 कहानियाँ थी, ना जाने के हिवेश में, पंचलाइट और रसप्रिया। इन तीनों का हमने ऑलमोस्ट भारत में 500 के आसपास शोज़ किए। बहुत सबको प्रणाम है। आप लोग लगातार, मैं लाइव हूँ तो प्रणाम भेज रहे हैं, मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं मुश्किल ये है कि एक एक को रिप्लाई करने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाए रिप्लाई करे में हर किसी को, तो उसके लिए नहीं आता हूँ। और आगे से शायद देखते हैं। कुछ बहुत अच्छी बातचीत है मेरी, एक ऑडिबल सुनो पे है 1 घंटे की बातचीत। ऑडिबल सुनो एक ऐप है जो आई थिंक फ्री में है, तो उस पर पूरी बहुत सारी कहानियाँ, किस्से और जर्नी हैं, तो वहाँ भी आप लोग सुन सकते हैं। या मैं कल से ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग जो बातचीत मुझे लगती है कि हुई है किसी न किसी इंटरव्यू में, उनको डाल दूंगा। खैर, मैं रेणु जी की बात कर रहा था, तो वो ना जाने के ही वेश में, मुझे याद है नागपुर में हम शो कर रहे थे 99 में, और वो कहानी ना जाने के वेश में 30 मिनट की कहानी थी। उसको हम 10-12 एक्टर थे और साथ काम करते कर सब एक दूसरे से ट्यून्ड हो चुके थे, जिसमें मुंचुन था, मेरे साथ करता था पुंज प्रकाश मुंचुन, हमारा एक दोस्त शशि था जो अब नहीं है, सुनील बिहारी थे, विजय पांडे थे, हेमंत था, और कौन था उसमें, प्रीति कभी कभी आती थी, प्रीति झा, और ये लोग भी आते थे नए, हमारी टीम में आए थे राकेश त्रिपाठी, अमरेंद्र भी, साहिल, ये सब जूनियर थे हमारे, बट हम 5-6 पुराने एक्टर थे। तो वो कहानी ये थी कि आप लोग ज़रूर जाएं, रेणु जी को पढ़ें। जैसे मैं कल बोल रहा था कि हम हिंदी बेल्ट की बहुत दुर्भाग्य, बहुत दुखद स्थिति है कि हम अपने लेखकों को पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। आप दूसरी भाषाओं में जाएंगे तो वहाँ राइटर्स के बड़ा बहुत सम्मान होता है। हिंदी में थोड़ी मुश्किलात है, क्योंकि हमने हिंदी इलाकों में ना पढ़ाई को, मुझे लगता है, और कुछ हद तक ठीक भी है, कि हमें लगता है एडुकेशन का मतलब नौकरी पाना है। एक लार्जर मतलब वही है, आपको नौकरी पाना। और सिनेमा का मतलब लोग समझते हैं एंटरटेनमेंट। मोटे तौर पे ऑफ कोर्स सिनेमा का मतलब एंटरटेनमेंट और पढ़ाई का मतलब नौकरी है, लेकिन एडुकेशन का असली मकसद जो है ना, वो इंसान को बेहतर इंसान बनाना है। वैसे ही सिनेमा का भी असली मकसद जो है ना, वो एक आदमी को बेहतर आदमी बनाना है। एडुकेशन और सिनेमा का बड़ा जो मकसद वो ये है कि वो आपके अंदर करुणा, प्रेम, दया, ये चीज़ें भरे, ताकि आदमी बेहतर इंसान बने, और बेहतर इंसान बनेगा तो ऑफकोर्स बेहतर सोसाइटी बनेगी। तो रेणु जी की वो कहानी की बात कर रहा था मैं। वो कहानी थी कि एक व्यक्ति राशिफल देखते हैं और राशिफल में लिखा है कि यात्रा से लाभ होगा, और उनकी कोई प्लानिंग नहीं है, और वो अचानक ट्रेन में बैठते हैं और पटना के लिए निकलते हैं। रेणु जी पूर्णिया में पैदा हुए थे। अब पता चला मुझे कि उनका गांव नया डिस्ट्रिक्ट बना, अररिया, उसमें आ गया। फणीश्वरनाथ रेणु, ढेर सारी कहानियाँ हैं, आप ज़रूर पढ़ें। महिला आंचल है, प्रति परिकथा है, आज़ाद परिंदे है, कहानियाँ। तीसरी कसम उनकी एक बड़ी खूबसूरत कहानी है जिस पे फिल्म बनी थी, राज कपूर साहब थे, वहीदा रहमान थी, और उसकी शूटिंग भी फारबिसगंज में हुई थी, तीसरी कसम।
और उससे जुड़ा एक किस्सा है कि प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर तीसरी कसम की क्लाइमेक्स को बदलना चाहते थे, क्योंकि उस कहानी के अंत में वो एक बैलगाड़ी वाले की प्रेम कहानी है। हीरामन नाम का व्यक्ति है जो बैलगाड़ी चलाता है गांव में, और उसके गांव में उसको एक पैसेंजर मिलती है। हाय नीलोत्पल, जिंदाबाद जिंदाबाद मेरे भाई। तो वो उनको छोड़ने आता है एक मेले में, उस बाई को। उसका नाम हीरामन है, वो कंपनी की थिएटर कंपनी की एक्ट्रेस हैं वो, वहीदा जी। और इन दोनों के बीच रास्ते की जर्नी है उस कहानी, बड़ी खूबसूरत कहानी है। वो कहानी भी है, इंटरनेट पे मिल जाएगी, आप ज़रूर पढ़ें तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। तो उस कहानी के क्लाइमेक्स को बदलना चाहते थे। शैलेंद्र उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, जो लिरिक्स राइटर थे, बहुत ही कमाल का लिरिक्स राइटर शैलेंद्र जी। उनका भी जड़ बिहार से है, भोजपुर से, बट वो उनके पूर्वज वहाँ के थे, बट वो पंजाब में पैदा हुए थे शैलेंद्र जी। तो लाइव आने का यही दिक्कत है, इतने सारे नीचे मैसेज आते हैं ना, जो डिस्ट्रक्शन होता है, जो बात कहनी होती है वो नहीं कह पाते हैं और कहीं और चले जाते हैं। खैर, तो मैं किसकी बात, रेणु जी की। हाँ, तीसरी कसम का क्लाइमेक्स बदलना चाहते थे डिस्ट्रीब्यूटर। रेणु जी को बुलाया गया, वो बिहार से मुंबई आए, और मुंबई में आते थे तो एक हमारे गांव में, हम घरों में हमारी माँ दादियाँ पुराने कपड़ों को तह तह करके सटा के सिल देती है। उसको कहीं केथा बोलते हैं, कहीं गुदड़ी बोलते हैं, कहीं गुदड़ा बोलते हैं। तो वो अपना केथा लेके आते थे, वो कपड़े से सिला हुआ बिस्तर, पतला होता है, बहुत आरामदायक होता है, बहुत सारे कपड़े रख के बहुत सिलाई होती है उसमें। रोहित मेरा जूनियर है, देख रहा है, पंकज भाई भी देख रहे हैं, खालिद देख रहे हैं, रांची में है इंडियन बैंक में खालिद मोहम्मद। बॉम्बे में थे, हमारा काफ़ी काम करते हैं खालिद। काम करते हैं इन द सेंस, जब स्टेटमेंट चाहिए, कुछ काम हो तो फ़ोन पे ही हो जाता है। सबको प्रणाम, बहुत मुश्किल है प्रणाम पाती करते रहने में, बात नहीं कर पाऊंगा। तो न रेणु जी को बुलाया गया है कि आप अपनी इस कहानी का क्लाइमेक्स बदलना चाहते हैं। रेणु जी आए, शैलेंद्र बोले कि आप कमरे में जाइए, मीटिंग है वहाँ, डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर सब मतलब बैठे हैं लोग। आप बिल्कुल उनके दबाव में निर्णय मत लेना, आप वही निर्णय लेना जो आप लेना चाहते हो। आप लेखक हैं, आपको लगता है कि आपकी कहानी का अंत क्या होगा। रेणु जी बोले ठीक है, मैं वहीं लूँगा। गए, लोगों ने उनको सुनाया जो कहानी का अंत होता है। एक रेलवे स्टेशन पे ट्रेन खुल रही है और हीरोइन ट्रेन में बैठी है, वहीदा जी, बड़ा सम्मान करता हूँ उनका। रेणु जी सुने और मना कर दिए साफ कि नहीं, मेरी कहानी के नायक और नायिका नहीं मिल सकते, तो मैं अनुमति नहीं दूंगा, बाकी आप लोग देख लें। बाहर चले आए और शैलेंद्र जी को बोले कि मैंने मना कर दिया, मेरी कहानी बदल नहीं सकती। वो कहानी वैसे ही रिलीज़ हुई। फिल्म बहुत काम नहीं की उस वक्त, नहीं चली जब पहली बार आई थी तीसरी कसम। और शैलेंद्र जी को बहुत धक्का लगा, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट था और गाढ़ी कमाई लगाई थी उन्होंने। वो उस घटना के कुछ दिनों बाद शैलेंद्र जी नहीं रहे, उनका देहांत हुआ। बट उस बीच में मैं पढ़ा हूँ कहीं पे, ये मुझे नहीं मालूम है किस्सा कितना सही है, ये वाकया जो मैं कहने जा रहा हूँ, कि किसी प्रोड्यूसर ने शैलेंद्र को गाना लिखने को बोला कि मेरे फिल्म के लिए गाना लिखे। और उन्होंने एक गाना लिखा था, वो गाना आप सब सुने होंगे कभी ना कभी, रुला के गया सपना मेरा। तो रुला के गया सपना मेरा, कुछ लोग कहते हैं, उस आलेख में लिखा था कि दरअसल वो शैलेंद्र जी तीसरी कसम फिल्म के लिए लिख रहे थे। वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था और वो वर्क नहीं किया उस वक्त। बहुत मुश्किल का काम है सिनेमा बनाना, चूँकि मैं सिनेमा में हूँ, करता हूँ। ऑडियंस के लिए बहुत आसान है एक क्षण में खारिज कर देना कि अच्छी नहीं लगी, एंटरटेनिंग नहीं लगी। बहुत पैसा लगता है, बहुत मेहनत लगता है, और सिनेमा बनाने के संग संग सिनेमा में काम पाना भी बहुत मुश्किल काम है, हमारे जैसे लोगों का और ज़्यादा, जो छोटे शहर गांव कस्बों से आते हैं, जिनकी यात्रा बड़ी लंबी होती है। शुक्रिया। अजय जी नमस्ते। अजय जी बहुत अच्छा लिखे हैं। तो मैं 10 मिनट सोच के आया था। थैंक्स मोनिका, थैंक्स, यू ऑल्सो टेक केयर, स्टे सेफ।
मोनिका हैं, इटली में रहती हैं और मुझे बहुत हमारे काम को पसंद करती है। अभी मैसेज दिखा उनका। बहुत सारे लोग मुझे एक लाइव आने में ये भी परेशानी है। यस यस मोनिका, आई एम फाइन, वी ऑल आर फाइन हियर। कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं और अक्सर मिर्ज़ापुर 2 की बात मुझसे पूछी जाती है। दोस्तों, मैं कालीन भैया का रोल किया हूँ, उसमें जुड़ा हुआ हूँ। लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ें बंद हैं और उसका जब भी करेक्ट डेट तय हो जाएगा, सब कुछ स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी, तो जो प्रॉपर चैनल है वो अनाउंस करेगा डेट, वो आपको बिल्कुल पता चलेगा। हाँ, इतना ज़रूर बताऊंगा कि हमने शूटिंग पूरी कर ली है। फिल्मिंग का प्रोसेस, फिल्मिंग हो चुकी है। सो यही है। पढ़ें, पढ़ाएं, और पढ़ाई का मकसद सिर्फ नौकरी नहीं बनाएं। आप पढ़ाई करके अच्छा किसान भी बन सकते हैं, जैसे गिरीन्द्र झा की बात मैं किया था। आज ही उन्होंने बहुत बढ़िया रेणु के ऊपर एक आलेख लिखा है। मेरी वाइफ ने पढ़ाया, भेजा था, मैं ब्लॉग पढ़ा। गिरीन्द्र, रेणु की चिट्ठी है, वो बहुत सुंदर लिखी है। तो नागपुर मंच की प्रस्तुति का किस्सा अधूरा रह गया। हाँ, मुन्ना ने बोला तो वो कहानी ना जाने के ही वेश में नागपुर में यशवंत राव चौहान सेंटर है, आई थिंक सेंट्रल जोन है, CZCC का केंद्र। हम वो कहानी कह रहे थे। हम 10 एक्टर जो थे, मैं, मुनचुन, शशि, हम इतने ट्यून्ड हो चुके थे एक दूसरे से कि वो कहानी को हम परफॉर्मेंस के दरमियान, रणधीर होता था, भूपेंद्र होता था बाबा, कि परफॉर्मेंस के दरमियान हम इम्प्रोवाइज़ करते थे और नए नए सीन ऐड कर देते थे हम लोग। मतलब 3-4 मिनट का नया सीन जो उस वक्त चलते शो में ऐड होता था और फिर बात आगे बढ़ती थी। तो वो लगभग 28 मिनट की कहानी थी, ऑलमोस्ट 1 घंटे होने को आ गई। हेमंत झा भी देख रहे हैं शायद, जिस एक्टर की बात किया मैं। अचानक हमारी नज़र गई लाइट बूथ पे, हमारे डायरेक्टर थे विजय कुमार। वो लाइट बूथ से हमेशा बार बार इशारा कर रहे हैं कि ख़त्म करो, ख़त्म करो, ख़त्म करो। टोक्यो से किसी ने प्रणाम भेजा है, शक्ति गौतम, ओके। तो ख़त्म करो। और 1 घंटे हमने वो प्ले, और ऑडियंस ऐसी हमारे कंट्रोल में थी, ऐसे हमारे कंट्रोल में थी कि लोग हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। कुर्सी से मैंने लिटरली कुछ लोगों को, एक बंदे को तो देखा है कुर्सी से उतर के लोट पोट होकर हंसते हुए उस कहानी में। वो कहानी कुछ यूँ है कि एक आदमी राशिफल पढ़ता है, यात्रा से लाभ, और वो ट्रेन में बैठ जाता है, और उस जर्नी में उनके साथ क्या होता है। दरअसल वो लेखक खुद हैं, रेणु जी कवि हैं बड़े, और उनको एक आदमी मिलता है और उनकी जर्नी कैसी हेवायर होती है, उसके ऊपर वो कहानी है। तो शुक्रिया, थैंक यू। और कुछ तो मेरे ईयरफोन में सुनाई दिया, पता नहीं कहीं और कनेक्ट हुआ है। मैं मुझे मालूम है कि शायद मैं इससे बोल रहा हूँ। आई हैव नो आइडिया आप तक आवाज़ कितनी जा रही है। सो थैंक यू सो मच, और शुक्रिया। ये बड़ी ही डेमोक्रेटिक जगह है ये डिजिटल दुनिया। यहाँ सब हैं, ज्ञानी भी हैं, साधु भी हैं, संत भी हैं, ठग भी हैं, चोर भी हैं। तो कल 2-3 छोटे मोटे अनुभव हुए तो थोड़ा मन दुखी भी हुआ मेरा। हाँ, एक और क्लियर कर दूं कि मैं पान गुटखा नहीं खाता हूँ, तंबाकू नहीं रखता हूँ। लाइव के दरमियान 2-3 लोगों को चिंता हुई थी। एक वक्त पे खाया करता था पान, कुछ साल पहले। उस वक्त जब मेरे पास काम नहीं हुआ करता था, तो समय गुजारने के लिए करे क्या। अब मैं इतनी एक्टिंग करता हूँ, इतनी फिल्मों का हिस्सा होता हूँ, इतना रोज़ रोज़ जाता हूँ शूट पे, कि मेरे लिए मुश्किल है अफोर्ड कर पाना कि अब पान खाऊं। मेरे दांत लाल होंगे और वो सीन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, किरदार की ज़रूरत नहीं होगी। तो कई साल पहले मैंने पान खाना छोड़ दिया है। अब ओकेजनली कभी बनारस गया तो वहाँ का पसंद है कत्था और बनारसी पत्ता और सादी पत्ती, तो खा लेता हूँ। सो शुक्रिया मेरे सेहत की चिंता करने के लिए। बट ये है, आज कोई किस्सा नहीं, यहीं जो भी बात में किस्सा हो गया सो हो गया। शुक्रिया। आप लोग लॉकडाउन को गंभीरता से पालन करें, घर में रहें। कल से मैं शायद लाइव नहीं आऊँगा और कहानियाँ भी नहीं कहूँगा, बट उसकी जगह पे कुछ अपनी बातचीत जो कहीं और हुई है और जो रोचक है, बढ़िया है,
वो डालते रहूँगा, क्योंकि वो सब मेरे ही विचार हैं, मेरे ही थॉट्स हैं। आप में से जो चाहे देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया इस प्यार मोहब्बत के लिए। आप लोगों की बदौलत अभिनेता बना हूँ, और बहुत पढ़ा हूँ अभिनेता बनने के पीछे। बहुत सारे लड़के सवाल करते हैं, गुरुजी इंस्पिरेशन बोलते हैं मुझे। दोस्त, बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा। हमारे आपके जैसे लोगों के लिए जो बाहर से आते हैं, जिनका कोई पारिवारिक कनेक्शन नहीं है सिनेमा से, बहुत सारी लोक कलाएं हैं, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। हम ड्रामा स्कूल में कारपेंट्री भी सीखते हैं, ट्रेडिशनल थिएटर, लोक थिएटर सीखते हैं, नौटंकी, पारसी, जात्रा, तमाशा, लावणी, दशावतार, कुड़ियट्टम, मोहिनीअट्टम, जात्रा, छाऊ, थांगटा, ताइची। तो नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ से लेके नॉर्थ तक, गुजरात, राजस्थान, बहुत सारे फोक फॉर्म है, वो पढ़ना होता है। सेकेंड ईयर में क्लासिकल इंडियन ड्रामा पढ़ना होता है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पढ़ना होता है, यूरोपियन अप्रोच ऑफ एक्टिंग पढ़नी होती है, अमेरिकन अप्रोच ऑफ एक्टिंग जो अभी जो नई है वो भी पढ़नी होती है। तो बहुत पढ़ाई का काम है। और हमारे काम में आपको भले क्राफ्ट न दिखता हो, नेचुरल लगता हो, कि बहुत आसान दिखता हो, दरअसल आसान है नहीं। उसमें बहुत क्राफ्ट इन्वॉल्व है, बहुत मेहनत इन्वॉल्व उसमें शामिल है। और शुक्रिया, इससे ज़्यादा प्रवचन आज नहीं करूँगा। तो थैंक यू। आप लोग ख्याल रखें अपना, और गंभीरता से घर के अंदर रहें, और लॉकडाउन का पालन करें। आज तो शायद खबर आ रही है कि कुछ 2 हफ्ते और एक्सटेंड होंगे। अब मुंबई में शायद 30 अप्रैल तक है, अभी पक्की खबर मैं पढ़ा नहीं हूँ। तो ख्याल रखें अपना, लॉकडाउन को गंभीरता से पालन करें, यही एक तरीका है इस चेन तोड़ने का। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू।